चाय अच्छी है? बढ़िया। तो उस टाइम पे मेरा ये हालत होती थी कि मैं सवेरे बॉम्बे जा रहा हूँ, शाम को कलकत्ता जा रहा हूँ, वापसी में तो जो है ना फरीदाबाद। और हफ्ते में 3-3 4-4 दिन हवाई जहाज से जाना आना लगा रहता था। आपके तजुर्बे के हिसाब से इस बार हरियाणा की जनता के मन में क्या है इलेक्शंस को लेकर? और वो कहते हैं युवाओं को हम रोजगार देंगे। अरे रोजगार तो युवाओं को ही चाहिए, बुजुर्गों को रोजगार थोड़ी चाहिए। एज अ पॉलिटिशियन आपके जब आप पावर में होते हो और जब आप पावर में नहीं होते तो आपकी दिनचर्या पे क्या इफेक्ट पड़ता है? पहले तो पापा की योग्यता देखी जाती थी कि पापा एमएलए के कितने नजदीक है। आज बच्चे की योग्यता देखता है बाप, उसने कह दिया कि मेरे को अब ठेकेदारी की जरूरत नहीं है, बेटा पढ़ लिख ले, नौकरी मिल जाएगी। आप जन्मदिन मनाते हैं अपना? वही नेता हर रोज ये कहते फिर रहे हैं कि भाई अब की बार हम सबसे मिलेंगे। पहले तो वहाँ ये था कि भाई फलाने को नहीं लाया, फलाने को नहीं लाया। शर्मा जी, कुछ लोग कहते हैं कि आपका जो थोड़ा फेवर है वो पंडितों की तरफ ज्यादा होता है, ऐसा क्या मतलब आपका कहना है इसके ऊपर? चलो भाई, मेरे से अच्छा काम तुमने किए तो आओ एक दिन बहस करते हैं। तीनों बैठते हैं, 3 एमएलए बने और कोई चौथा किसी का मन हो तो वो भी आ जाए। तो रिटायरमेंट का क्या प्लान है? फरीदाबाद के कूड़े को हम पृथ्वी में बना रहे हैं कोई डंपिंग यार्ड। मैं तो नहीं बनने दूंगा, जब पार्टी में कितना भी लड़ाई लड़नी पड़े। तो कैसे हो शर्मा जी? बढ़िया है भाई, चल रहा है। अच्छा ये बताओ, पहले पंडित जी बोलूं शर्मा जी? या कुछ भी बोल ले, मतलब जना कोई दिक्कत नहीं। मेरे पंडित जी कहने में कोई क्या दिक्कत है? दोनों ही अपने ही नाम है। नहीं नाम है, कौन सा जो है ना फर्क पड़ता है। तो शर्मा जी, फैमिली में कौन कौन है आपके? राहुल भाई, मेरे पास 3 बिटियां हैं। अच्छा। बड़े वाली मेरी बेटी सर्जन है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर है, डॉक्टरों को पढ़ाती है। बड़ी बेटी है मेरी डॉक्टर स्नेहा शर्मा, ओके। जो एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इसमें सुधारस्त होगी डेंटल कॉलेज में। दूसरी बेटी मेरी एलएलएम पीएचडी है, जो एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दिल्ली में है, वहाँ पे लीगल मैनेजर है। अच्छा, तीनों की शादी हो चुकी है? नहीं, तीसरी का पूछा ही नहीं, अभी तीसरी का भी बता अच्छा। दो। वो एमबीबीएस है, वो पीजी की तैयारी कर रही है, अभी पेपर हुआ था उसका। अच्छा। हाँ, तो एमडी की तैयारी वो भी कर रही है। तो ये मेरा परिवार तो है। शादी हो चुकी तीनों की? 2 की हुई है। अच्छा। तो आपका ये थोड़ा सा सीरियस वाला नेचर ही है या फिर अभी राजनीति में आके हो गया? मेरे को लग रहा है थोड़ा सीरियस वाला नेचर। यार मैं सीरियस तो नहीं, बाकी एक्चुअली ये बाय नेचर ही होता है। मैं कोई ऐसा नहीं है, मैं कभी किसी के प्रति नेगेटिव कमेंट्स कभी आपने मेरे मुंह से नहीं सुने होंगे। पंडित जी, आपकी ना आवाज बहुत ऐसे क्लियर है, तो इसके लिए कुछ करते हो घर जाके कि मैं कुछ ऐसी रेमेडी यूज करता हूँ? भाई मैं तो सुबह उठ के पानी बहुत ज्यादा पीता हूँ, ऐसा कुछ करते हो? ना भाई, कतई ना। मैं तो जो ना, ऐसा है, ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। मैं सवेरे वही 4:30 बजे जगता हूँ और 4:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक, अब तो खैर मेरा रूटीन चेंज हो गया। 7:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मैं वहीं जिम पार्क में बैडमिंटन वगैरह, थोड़ा सा सेहत के प्रति थोड़ा जागरूक रहते हैं। उसके बाद फिर अपना नहा धो करके अखबार पढ़ा, ऑफिस आ गए। अच्छा, तो ये आप बोल रहे हैं कि मतलब अभी जैसे पीक सीजन चल रहा है राजनीति का, सुबह उठना, आपको बहुत जारी मतलब दौरे करने होते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो इसमें अपनी हेल्थ का कैसे ख्याल रख पाते हो? नहीं, हेल्थ का खाने पीने पे ख्याल रखो बस, और कुछ नहीं। हेल्थ का कोई ऐसा थोड़ी कि हमने कोई जूडो कराटे और कहीं उसमें तो जाना नहीं है। अब यार एक तरीके से ऐसी एज आ गई, इसमें तो खाने पीने पे कंट्रोल अगर रखें तो मेरा अंदाज में ज़्यादा ठीक है। चाय अच्छी है? बढ़िया। अच्छा, यूट्यूब वगैरह देखते हो? देखता हूँ, कई बार मतलब जाना फुर्सत मिल जाती है। आजकल तो थोड़ा सा ज़्यादा ही इंटरेस्ट होने लगा, क्योंकि आजकल हर चीज़ को आप लोग ऐसा माहौल बना रखा है कि आप यहाँ बैठे हैं तो कहते हो यहाँ की बात भी विदेशों तक पहुँच रही है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो क्या देखना पसंद करते हो ऐसे यूट्यूब पे? आजकल तो पॉलिटिक्स ही देखना पसंद करते हैं कि पॉलिटिकल में उसमें क्या चल रहा है। अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टॉक करते हो यूट्यूब पे कि कौन सा मेरा कॉम्पिटिटर ऐसे ऐसे कर रहा है? नहीं यार, कंपटीटर देखिए, अगर मान लो हमारे नेगेटिव भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? राजनीति अगर में चल रहा उसमें राजनीति में उससे सीख लो। है। अगर एक्चुअल में वो नेगेटिव है, नेरेटिव, अगर एक तो है नेगेटिव हम पे कोई गलती हुई है उसको ठीक करें, एक है नेगेटिव नैरेटिव सेट किया जा रहा है हाँ, आपके विरोध में कुछ विरोध ऐसा- में, तो वो अपना उनकी अपनी चॉइस है, हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कोई इतना वो नहीं करते कि इस चीज़ में। अब बहुत से साथी हमारे
झुंझला जाते हैं कि जी ये ऐसा लिख रहा है, वो ऐसा लिख रहा है। यार क्या मतलब है लिखने का, उसका अधिकार है भाई, लिखे। हाँ, पब्लिक को सब जानती है, या मैं कोई कहने की, अगर मेरे कहने से कोई बदल जाएगा या कोई और किसी के कहने से बदल जाएगा, उसके माइंड में हो सकता है हम गलत हों, बाकी सामने वाले को हमें समझाने का फर्ज है। माने माने ना माने, क्या फर्क पड़ता कभी ऐसा कोई नेगेटिव कोई आर्टिकल छपा है आपके बारे में, कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज फैली है जिससे आपको अफेक्ट हुआ कि यार ये तो मैं तो हूं ही नहीं ऐसा और ये इसने गलत करा, ऐसा कुछ हुआ है? है? कई बार हुए हैं। जैसे? जब मैं विधायक था हम्म तो 4-5 शरारती तत्वों ने हम्म एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि जैसे, जबकि मैं 32 साल का जीवन है मेरा, हम्म मेरे एक पारिवारिक मित्र हैं, उनका पारिवारिक रिश्तेदार हैं, हम्म उनके साथ उल्टा सीधा मतजना एलिगेशन लगा करके मैंने उन्हें बहुत गालियां दी। ओके। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था हम्म और मैंने गाली गलौच भी की। हम्म उसके बावजूद मैंने उनकी कंप्लेंट भी की, उन पत्रकारों की। ओके। टोटली फ्रॉड हाँ, मतलब जो चीज थी ही नहीं उसको थी, झूठ नहीं दिखाया उसको गया। इस तरीके से बहन बेटियों को मतजना एलिगेशन। मैंने फिर वो तीनों अंदर भी करवाए, अच्छा, जेल मतलब में एक्शन हुआ उनके खिलाफ जो प्रॉपर? रिस्ट्रिक्शन हुआ। फिर मतजना अब सरकार ने वापस ले लिया, तो मैं ले लो, अब कोई बात नहीं, इतनी पनिशमेंट बहुत है, इससे ज़्यादा। आज तक मैंने लाइफ में हम्म कभी भी ऐसा काम नहीं किया जो समाज के अहित में हो हम्म या समाज में मुंह दिखाने में दिक्कत आए। यार ये तो सब चीज़ें, देखो, हर आदमी ना तो मेरी नेचर का हो सकता, सही ना बात मैं है। आपकी नेचर का हो बिल्कुल, सकता, हर कोई हर किसी के लिए बढ़िया भी नहीं हो बढ़िया सकता। नहीं हो सकता। अब मेरे को मान लो कोई हमारे यहाँ 2.5 लाख 2.25 लाख वोट है, 2,23,000 वोट है, ये जरूरी थोड़ी कि मतलब जानो उनमें से मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 40%, 45%, बिल्कुल अच्छा कोई स्कोर हुआ तो 50%, इससे ज़्यादा तो इलेक्शनों में मिलता नहीं किसी को। बिल्कुल। और बाकी 50% तो जब भी अगेंस्ट है वो। हाँ वो तो वो तो अपनी बात को, मैं कहूँ कि 2 और 2 4 होते हैं, वो नहीं, उन्हें 5 गिनती करना है तो 5 ही गिनती करेंगे, वो तो हाँ, वो तो सुधरेंगे नहीं। तो ये ऐसे ही है, ये राजनीति में चलता रहता है भाई। पंडित जी एक बार हमारे बोल दो ना चैनल को, द रूरल जेंटलमैन चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो। भाई द मैं तो एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक अच्छा प्रोग्राम है और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए सबको, जिससे कि लोगों को मन की जो भावना है वो तो पता लगे। बिल्कुल, करा नहीं है, कर लो चुप अभी। आप ऐसा था छोटे थे जब कि मैं डॉक्टर मेरे को बनना है, या फिर मेरे को कुछ जैसे हमारे सपने होते हैं सब लोगों के छोटे होते हैं कि मेरे को डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, या आपको शुरू से ही राजनीति करनी थी? भाई मैं आपको बताऊं, ये आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ये एक्सीडेंटल राजनीति शुरू हुई है मेरी। अच्छा। मैं यार देखो, एक तो मैं बताऊं, हम इतने बड़े परिवार से नहीं है, मेरे पिताजी तो एक सिंपल से किसान थे, हल बैल की खेती करते थे। अच्छा। जमींदारी भी इतनी बड़ी नहीं थी कि जिसमें जो कहें कि भाई हमारे तो बहुत बड़े फार्म थे या वो थे, वही 8-10 एकड़ ज़मीन थी। हाँ, वो मिडिल क्लास फैमिली से। मिडिल क्लास, मैं कहूँगा मिडिल क्लास में भी लोअर लेवल ही कहूँगा, बहुत बढ़िया नहीं कह सकते उसको। उन परिस्थितियों के अंदर हम 4 भाई थे, एक बहन थी, पढ़ाया लिखाया उन्होंने, परिवार को पालन पोषण किया। और मैं जब 10वीं हुआ करती थी, उसके बाद होती थी प्री यूनिवर्सिटी, हाँ। उस समय पे प्रेप किया। बड़े भाई हमारे एयर इंडिया में मैनेजर थे, उनके पास में दिल्ली आ गया। उस टाइम पे जो इंस्टीट्यूट थे, जैसे आज MBA वगैरह जो चल रहे हैं, उस टाइम पे इनको बहुत कुछ जानता नहीं था। उस लेवल पे पढ़ाई करते बहुत कम लोग थे। हाँ, पहले सिंपल BA MA इस तरीके की होती थी। तो बड़े भाई बोले यार मार्केटिंग में डिप्लोमा कर लो आप। मैंने कहा ये क्या होता है, मैंने पूछा भी कि आप मार्केटिंग में डिप्लोमा कर लो और नौकरी इसमें ठीक हो जाती है। मैंने 2 साल का पूछा इंस्टीट्यूट से, मार्केटिंग में डिप्लोमा किया, जब प्री यूनिवर्सिटी का कॉलेज हमारा होडल था। और ये किस टाइम की बात रही होगी? ये हैं 77-78 की। 77-78 की? अच्छा। और 78 में जब मैंने वहाँ 79 में मैंने वहाँ एडमिशन लिया था पूसा इंस्टीट्यूट में। 2 साल का डिप्लोमा किया, उसके बाद हम नौकरी मिल गई दिल्ली में। और उस टाइम पे 80 मतलब 81-82 में लगभग मैं वहाँ पहले
असिस्टेंट मैनेजर लगा था मार्केटिंग में, एक आंध्र प्रदेश पेपर मिल्स लिमिटेड हुआ करती थी, बांगर ग्रुप की, 80 के आसपास की बात कर रहे हैं? 82 में। 82 में? अरे वाह। और मैंने वहाँ जब वो डिप्लोमा किया तो उसके बाद हमें मार्केटिंग में वो मिल गया, और मार्केटिंग में फिर लास्ट में 2-3 साल बाद मेरे को उन्होंने मैनेजर बना दिया। अच्छा। मतलब 86 के आस 85-86 के आसपास। तो 85-86 में जब उस टाइम पे लोग हमें ये देखा करते थे जो लोग, कि यार देखो ये हवाई जहाज जा रहा है, तो मेरा चील उस, गाड़ी जा रही है। हाँ चील गाड़ी, यस। तो उस टाइम पे मेरा ये हालत होती थी कि मैं सवेरे बॉम्बे जा रहा हूँ, शाम को कलकत्ता जा रहा हूँ, वापसी में तो जो है ना फरीदाबाद अरे वाह। और दिल्ली आ रहा हूँ। मैं उस टाइम पे हमारा हफ्ते में 3-3 4-4 दिन मैं हवाई जहाज़ से जाना आना लगा रहता था, क्योंकि वो बहुत बड़ा ग्रुप था। और ये पेपर मिल थी डांडेली, एक कर्नाटक में जगह है, वहाँ पे थी। वहाँ हमने बड़ा अच्छी मार्केटिंग में किया, 15-16 साल सर्विस किया। 95 में आकर के जिला परिषद का हमने चुनाव लड़ा। ताऊ जी हमारे थोड़े से मेंबर वगैरह वहाँ रहे। तब तक आपकी फैमिली सीनियर, थोड़ी स्टेबल हो चुकी थी? नहीं फैमिली स्टेबल के साथ साथ मैंने अपना भी काम धंधा सेटल कर लिया था। और उस टाइम पे हमने थोड़ा थोड़ा करके, जैसे भगवान की कृपा होती है, उससे हम काफ़ी इस्टेब्लिश हो गए थे। हमने अपने ट्रक वगैरह भी ले लिए थे, अच्छा। लोन वगैरह लेकर के। साइड बाय साइड काम भी चल रहा था और मार्केटिंग का बिजनेस भी चल रहा था। फिर हमने ये हरियाणा डेयरी की एजेंसी भी ले ली थी, वीटा की। तो 15-20 गाड़ियाँ थी मेरे पास उस टाइम पे। अरे वाह। सन ईश्वर ने हाथ पकड़ा, और हाँ। उसके कई बार ऐसे भी समय आए कि हमारी सारी गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो गई, और मतलब एकदम ऐसा लगा कि यार बिल्कुल दोबारा से। बाकी हमारे पिताजी थे जो बहुत सिंपल से और बहुत साधारण आदमी थे, खेती बाड़ी करने वाले थे। तो उसने एक चीज़ कही थी उन्होंने, जब जब मैं बहुत परेशान होता था, मैं उनके पास ही रहता था, ये फरीदाबाद ही आ गए थे वो वहाँ से, गांव से। कहने लगे बेटा एक काम करना, ऊपर वालों को तो दुनिया देखती है, अगर कोई विपत्ति आए हमेशा आप अपने से 15-20 साल पुराना टाइम याद कर लेना, जहाँ से हम उठ के आए हैं। जहाँ से उठ के आए, तो दुख नहीं होगा। और ये मेरा सिद्धांत भी है। मैंने चुनाव हारा भी, चुनाव जीता भी, चुनाव नहीं भी लड़ा। आज भी मेरे को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पॉलिटिक्स में रह करके हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, या हमारे को ये ऊपर की ही वो मिले डाली। ठीक है, जो नसीब में है वो ठीक है, और आज भगवान कृपा से सब कुछ है। सब कुछ। तो अभी कौन सी पार्टी से आप लड़ेंगे चुनाव? भारतीय जनता पार्टी में मैंने देखो 2014 में ना मैंने चुनाव जीता था बीएसपी से, पार्टी के आदमियों से मिल करके, क्योंकि अकेला मैं करता भी क्या। तो उन्होंने कहा जी आप सरकार के साथ मिल जाओ, और मिलने के बावजूद क्या हुआ, वहाँ हम तो बड़े जोश में बन के गए थे एमएलए के, भाई नवाज 90 में थे, अकेले बन के गए। वहाँ शाम को हमारी हवा निकाल दी। कैसे? बीजेपी वालों से हमने कहा कि भाई हमारा समर्थन ले लो, हम समर्थन करेंगे। वो कहने लगे जी हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, हम पहले ही बन चुके। पहले ही 47 आ चुके। मैं सारा का सारा देखता रह गया, मैंने कहा यार ये अच्छा एमएलए बने। तो कांग्रेस में होते तो उस टाइम पे भी भाई उनके तो अपोजिशन में थे, कई और ऐसी पार्टी में होते तो भी दिक्कत थी। वक्त मैं अकेला बन के गया था। फिर हमने मनोहर लाल खट्टर जी से मिले। मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा ठीक है हम आपका वो करते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं, आप हमारे साथ मिल के चलिए। आपने बीएसपी से पहला 14 वाला चुनाव जीता? 2009 में भी लड़ा था मैंने, अच्छा। वो उसमें 3000 वोटों से मैं हार गया था। अच्छा, मतलब टक्कर पे ही था सारा कुछ? सारा कुछ टक्कर पे रहा। 2 इलेक्शन लड़े मैंने, तो वो लास्ट में जाके जीता, वो लास्ट में जाके हारा। और उधर के साइड में क्या है, पिछली बार मैंने लड़ा नहीं, क्यों, उसमें भी कई कारण थे यार। 2500 करोड़ रुपए के उन्होंने डेवलपमेंट वर्क कराए थे, 17 इंस्टीट्यूट हम लेकर के आए थे। ये यार अलग तरीके की बात है कि टिकट उस टाइम पर नहीं मिली, तो हमने एक ही चीज़ कही कि चलो कोई बात नहीं, हम आपकी मदद भी करेंगे। उन्हें महसूस भी हुआ बाद में, बाकी हम उस दिन से बीजेपी में हैं।
4 महीने पहले हमने रिजाइन भी कर दिया था विधानसभा से कि बीजेपी ज्वाइन भी कर ली थी 2019 में। बाकी नहीं मिला, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें। अब की बार भी उनसे हमने कहा कि देखो अगर मान लो तुम्हें लगता है कि हमसे कोई बहुत ज़्यादा उसमें सर्वे में कोई ऊपर है तो बताओ कि चुनाव लड़ने का मन है, हम कंटिन्यूस प्रोसेस में रहते हैं। तो मेरे अंदाज में आपकी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, चुनाव लड़ेंगे। अभी रूमर उड़े थे यार, सच्चाई थी कि अभी थोड़े दिन पहले आपने कांग्रेस भी ज्वाइन करी थी? नहीं, ज्वाइन मैंने कुछ नहीं किया था। अच्छा। देखिए, करण दलाल मेरे मित्र हैं और करण दलाल जी ने उस टाइम पे एक चीज़ कही थी कि भाई कोई भी पलवल साइड से या देहात साइड से कोई आदमी एमपी का इलेक्शन लड़ता है तो क्या आप लोग क्या करेंगे? भाई हमें तो खुशी होगी, समर्थन करें। भाई अब तक शहर का आदमी लड़ता है, अगर मान लो तुम टिकट ले आते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो लड़ाई लड़ने को तैयार हैं आपके साथ, हमने कही भी थी। और हाँ, उनको टिकट नहीं मिला तो उस दिन हमने उनको कह दिया भाई अब हम माफ़ी चाहते हैं, पार्टी के साथ। आप पार्टी के साथ हैं। अब यार ये तो चलता रहता है राजनीति के अंदर, कोई ऐसा नहीं है। अब देखिए, इंडिया गठबंधन किसने बनाया था? नितिन जी ने बनाया था ना। और वो इंडिया गठबंधन बना के चले गए और वो नितिन जी आज उनके बीजेपी के साथ हमारे साथ है। तो ये राजनीति में कोई दिक्कत वाला इशू नहीं होता, जिसको भी यूँ कहें कि लोगों की सेवा करने की भावना रखो राहुल जी, ना कि पार्टी पॉलिटिक्स तो सब चलता रहेगा। पार्टी ने जो है अच्छा राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से, जैसे भारतीय जनता पार्टी इस समय पे काम कर रही है, देखो इस देश को आवश्यकता है। और देश को आवश्यकता क्यों है कि जो विरोधी ताकतें हैं ना वो लिमिट से ज़्यादा बेवकूफ़ बनने के काम ज़्यादा करने लगे। विरोधी ताकतें जैसे ये कांग्रेस वगैरह है, दूसरी पार्टियां हैं, वो राष्ट्र हित के बारे में कभी नहीं सोचते। उनका व्यक्तिगत सा ऐसा हो गया, जैसे कि व्यक्तिगत कोई पर्सनल होता है ना किसी चीज़ पे खुद उनका के प्रॉफिट के लिए करना। बस कांग्रेस जिस टाइम पे 2004 से 14 तक, 5 से 14 तक जिस तरीके से लूट मची, एशियाड हुआ, आपको पता होगा कि मतलब जो ना एक एक फ्रीजर 75-75 हज़ार का लिया था। मतलब एक छतरी की कीमत मतलब जो ना 15-15 हज़ार। यार कितना बड़ा है इस देश को, कैसे। अटल बिहारी जी का एक कथन याद हो तो आपको, पता नहीं 98 में उन्होंने कहा, देश नहीं बिकने दूंगा, ऐसा कुछ था। देश नहीं, उन्होंने एक चीज़ कहा था, मैं आज उससे बहुत ही प्रभावित हूँ। यार एक आदमी को जीने के लिए कितना पैसा चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, इससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए आदमी को, अगर लाइफ स्टाइल मतलब 2-3 पीढ़ी तक का भी अच्छे चलाना से जीने के लिए भी बहुत ज़्यादा है। बाकी यार तुम 100 करोड़ के बावजूद भी ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, अरे तुम कितना करोगे यार इस देश को? औरों को भी खाने दो यार, औरों को भी जिंदा रहने दो। बुरा हाल है। तो शर्मा जी, टीवी देखते हैं आप? हाँ क्यों नहीं, न्यूज़ तो बहुत अच्छी तरह देखता हूँ। न्यूज़ देखते हैं? तो क्रिकेट वगैरह देखते हैं? हाँ कई बार मौका मिल जाता तो क्रिकेट भी देखता हूँ। कोई फेवरेट खिलाड़ी आपका? फेवरेट खिलाड़ी देखो जो देश के लिए खेलता है ना, अभी पीछे कई लोगों ने बड़ा अच्छा खेल खेला और उसमें देख करके, रोहित शर्मा कैप्टन था जैसे, बड़ा अच्छा उसका वो था। और मतलब विराट कोहली है, बड़ा अच्छा मामला उसका, मेरे को तो बड़ा फेवरेट लगता है। पहले धोनी बहुत अच्छा है। अच्छे लड़के निकल के आ रहे हैं आगे चल के, और देखो देश का नाम भी कर रहे हैं वो। हम तो ये कह रहे हैं कि देश के प्रति समर्पण की जो भावना जहाँ देख रहे हैं वो बहुत अलग तरीके का है। तो शर्मा जी मेरे को एक चीज़ बताओ कि जैसे पार्टियों की विचारधारा होती है, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग विचारधारा होती है जिसके लिए वो काम करते हैं। आपकी पर्सनल ऐसी कोई विचारधारा है कि मेरे को ना ये चीज़ करके मैं आगे अपने हल्के में विकास करूंगा, जो भी चीज़ है? राहुल जी सच्चाई ये है कि राजनीति को लोगों ने प्रोफेशन बना लिया। हाँ हाँ, आजकल तो है ये चीज़ है। और प्रोफेशन, जब देखिए हम अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ते हैं,
मेरे पे 3 बिटियाँ, मैंने पढ़ा लिखा दी, एजुकेशन अपने सक्षम बना दिया, ठीक है अपना काम करो। शादी हो गई, एक छोटी रह रही है उसकी भी। इसके बाद क्या जिम्मेवारी है मेरी? अगर 104 गांवों का मेरे को ताज पहनाया जाता है, ताज पहनाने का मतलब एमएलए बनाते हैं, एमएलए बनाया जाता है। मेरी ड्यूटी खाली अपने परिवार तक रह गई? नहीं, वो तो आपका परिवार तो वो 104 परिवार गाँव है ना। 104 गांवों का भी है। मैं वो हो सकता है उन बच्चों के लिए मैंने जो किया वो नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी यार संसाधन जुटाना भी तो हमारा फर्ज है। किस तरीके से उन एरिया के अंदर ऐसी चीज़ें लाएं, बाकी लोगों ने इस विधानसभा में बनने के बाद ना वो अपना दायित्व भूल जाते हैं बिल्कुल। जैसे अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बार बार ये चीज़ें आती हैं मेरे साथ, बहुत से प्रेस वाले साथी आते हैं, कहते हैं, मैं कहा यार एक बात बताओ, मेरे से पहले पूर्व भी एमएलए रहे, बाद में भी एमएलए रहे, उन्होंने अपने परिवार के लिए सोचा होगा। मैंने कभी परिवार मेरा इतना, मेरी बिटियाँ इतनी सक्षम बनाई मैंने कि आज मेरे को उनकी आवश्यकता नहीं है कि वो कहाँ। मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं कहा, मैं चाहता तो उस टाइम पे मैं एमएलए था भाई कहीं भी कोशिश करता, मैं नहीं। जैसे कि लोगों ने, पूर्व विधायकों ने अपने अपने बच्चे परिवार के साथ सेटल किए, किसी ने पुत्रवधुआं कहीं लगाई, कहीं कुछ, किसी ने अभी जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी के प्रति, भाई मैं तो पहले बैलेंस शीट देखना, आज मतलब वो बड़े वो बनते हैं कि भाई हमने पैसे से खरीद लेंगे। मेरे पर ना पैसा है इतना फालतू का, दाल रोटी ठीक है मेरी, ना मैं इन चीज़ों में विश्वास रखता। जो चीज़ है इलाके की बहबूदी के लिए। तो आप 5 साल सत्ता में रहे थे, मीन्स आप एमएलए रहे थे, तो ऐसे कौन से काम थे जो आपको लगता है कि हाँ ये मैं नहीं कर रहे हैं, और ये और जो एमएलए बने उन्होंने इस लेवल के काम नहीं करे? देखो भाई साहब, मैं आपको बताऊं, हमारा एरिया में आप जा कर के परिणाम देखिए, मैं 16-17 इंस्टीट्यूट लेके आया था। अब जैसे एक समस्या बताऊं मैं आपको, 43 गांवों में हमारे पानी की समस्या थी, आपके जीटी रोड से, रेलवे लाइन से इधर के साइड में। अब ये मेरा दायित्व बनता है यार, मैं तो एमएलए बनाऊं तो उन 43 गांवों में मीठा पीने का पानी भिजवाया। बिल्कुल। इसके बावजूद यहाँ हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया है काफ़ी। अब इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद बच्चे हमारे उसमें स्किल बच्चे नहीं मिलते थे, बाहर से लाते थे। हम, भगवान की कृपा ऐसी रही कि हम सीएम साहब के साथ एक बार सिंगापुर गए थे, वहाँ एक तरीके की यूनिवर्सिटी देखी। हम हरियाणा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, दूधौला। और मैं तो दूधौला गांव का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 100 एकड़ जमीन भी दे दी उस टाइम पे, नहीं तो अगर जमीन नहीं देते तो उसे हम आसमान में थोड़ी लगा सकते थे, कहीं बाहर जाते। भाई साहब आज वहाँ से 4000 बच्चे अब तक नौकरी लग चुके। इसके अलावा बताऊँ कि हर साल उसमें से कम जैसे अब 48 कोर्स हैं, अब 52 कोर्स हो गए इस साल से। तो एक बच्चों के लिए, चाहे मैं रहूं ना रहूं, वो यूनिवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है कि जन्म जन्मांतर तक, जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, इस तरीके से 100-200 साल जो है ना आने वाली पीढ़ी उसका यूज़ तो कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आप बताइए, मैंने नर्सिंग डिग्री कॉलेज बनवाया, उसका अगर वो चलता है तो हज़ारों बच्चे हर साल उसमें से निकले, बाकी वो अभी तक चल ही नहीं पाया। उसके बावजूद गवर्नमेंट कॉलेज मोहनाम बनवाया, आईटीआई। क्यों? मेरा मकसद कुछ और था कि जितना स्किल बच्चा होगा वो नौकरी के अलावा भी अपना काम धंधा भी करना चाहेगा तो वहाँ कर सकता है। मेरा आज भी मैं बताऊं, अब लोगों से इनसे पूछ के देखिए, आप हमारे साथी हैं, विरोधी भावना भी हो सकती हैं कि यार तुम्हारा विजन क्या है 24 से 29। यह हर आदमी कहेगा काम किया था, काम करेंगे और पृथ्ला तेरा नाम करेंगे, इस तरीके का। भाई नाम तुमने किया क्या? तुम 5 साल रहे, कोई इंस्टीट्यूट लेकर के आए, नाम हो ना हो उसमें अगर बच्चे वहाँ लगेंगे तो नाम तो अपने आप हमारे बच्चों के बढ़ेंगे। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आज ये यूनिवर्सिटी आई है, कोई और मेडिकल कॉलेज में यहाँ पंगा पड़ा उस टाइम पे, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है, इसके तीनों डायरेक्टर अरेस्ट हो गए थे, पैसा वैसा नहीं दिया था। हमने इसमें बच्चे उस टाइम पे करीब कोई 400 बच्चे पढ़ते थे,
उन बच्चों को सबको भिन्न भिन्न कॉलेजों में एडजस्ट कराया। फिर उस टाइम पे भी उसको टेक ओवर करने की बात चली, टाइम लग गया। आज वही कॉलेज दोबारा से अपना एक वो भी इस्टेब्लिश हो गया, गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। ऐसे जो टेक्निकल जो सिस्टम है हमारे यहाँ, बहुत बड़ी आवश्यकता ये है कि 2024 से 29 का अगर किसी मिशन मेरे सामने बैठाइए और वो कहें कि कहते हैं युवाओं को हम रोज़गार देंगे। अरे रोज़गार तो युवाओं को ही चाहिए, बुजुर्गों को रोज़गार थोड़ी चाहिए। बुजुर्ग तो बेचारे सम्मानित, हमारे भी भारतीय जनता पार्टी में 3,000 पेंशन भी कर दी, जो बुजुर्ग आ रहा है उसका बेचारे का गुजारा तो कम से कम राम राम तो हो रही है। एक अंग्रेजी जो कह करे कि भाई हमने तो 300 रुपये से इन्होंने लास्ट में जाते जाते 14 में, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, पूछ के देखना, इन्होंने 700 रुपये बढ़ाए थे जब 1,000 रुपये किए थे। और हमने 10 साल में बीजेपी में 14 से 24 तक 3,000 रुपये 2,000 रुपये बढ़ाए। तो यार काम करने की नीयत हो। अब देखो हमारे यहाँ समस्याएं क्या क्या हैं, लोग समझते नहीं इस चीज़ को। मैं कहता हूँ एक मोहना में कट की बात है, वो कट भगवान की कृपा से और कृष्णपाल जी ने वो करा दिया। अच्छा, मोहना में जो ये नोएडा वाला जो रोड जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, जेवर एयरपोर्ट पर, जेवर एयरपोर्ट वाला, हाँ। वो कट का तो हो गया है, वो तो टेक्निकल तरीका है, उसमें टाइम 2 महीना लगे, 20 दिन लगे, 2 महीना लगे। अच्छा, वो हो गया है? हो गया वो तो। अच्छा, भाई कट बनने से हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम डेली एयरपोर्ट तो हम जाने वाले हैं नहीं, या डेली हम कहीं और जगह जाने वाले। उस कट से एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, अगर हमारी हरियाणा सरकार उस एरिया को अलावलपुर से लेकर के और छाछे तक और जहाँ तक ये सेक्टर कंटेनर याला हीरापुर के वहाँ तक जो रूरल एरिया बचता है, वो अगर वहाँ पे डीकंट्रोल कर दिया जाए, जैसे पिरथला है, ततारपुर है, दूधौला है, बघौला है, ककड़ी, ये है अपना मानकोल वगैरह जो एरिया है जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उस तरीके से डीकंट्रोल कर दिया जाए, तो ये भौगोलिक दृष्टि से ये एरिया जो है, देखिए बॉम्बे बड़ौदा हाईवे भी जा रहा है, हाँ, उधर से KGP भी जा रहा है, उधर से KMP वो भी जा रहा है, ताज एक्सप्रेस वे भी, इधर से मथुरा आगरा रोड भी जा रहा है। तो ये चारों तरफ से एक कनेक्टिविटी इतनी नज़दीक की आ जाती है, और यहाँ इंडस्ट्रीज लगाना फेवरेबल है इंडस्ट्रियस्ट के लिए। बिल्कुल, जब इंडस्ट्रीज लगेंगी, बेरोजगारी ऑटोमेटिक रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, जिम्मेदारों की ज़मीनों की कीमत बढ़ेगी। आप इस चीज़ को देखो ना, तो ये प्लानिंग लेके चलने पड़ेंगे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। दूसरा चीज़, अब देखो हरियाणा, ये फरीदाबाद को पूरे को हमारा जमुना के किनारे किनारे पिरथला विधानसभा क्षेत्र पानी पिला रहा है। रहने वाले की जितनी भी स्कीमें हैं, ट्यूबवेल हैं, वो सारे जमुना के किनारे अरुआ से लेकर के और हमारे छाछे तक लगे हुए हैं। क्या हुआ कि अब ये पानी सबको चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं है कि पानी को हम मतलब जो ना भाई कहीं पानी तो चाहे कोई गरीब है अमीर है, चाहे पहाड़ में हो रहे कहीं जंगल में हो, सबको चाहिए। अब वो पानी का इंतजाम तो कर दिया सरकार ने, बाकी उसका आगे का इफेक्ट कहाँ आया, जो पानी का वाटर लेवल है वो 10-15 फुट नीचे चला गया हमारे क्षेत्रों में। अच्छा, आपको मैं बताता हूँ, मैं हर चीज़ पे पूरा दिमाग फोकस करके चलता हूँ। मेरा कोई ये नहीं है मैं आज यहाँ राजनीति कर रहा हूँ, भाई मीठी मीठी गोलीबाजी कर दूँ। अब वो वाटर लेवल नीचे जाने से एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई है कि ये थोड़े दिनों में डार्क जोन में आ जाएगा, यहाँ कोई फसलें नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। उसका भी तरीका कोई हम पानी भर के नहीं रख सकते कि भाई इसको वाटर लेवल में पानी वहाँ कर दो और वो ऊपर आ जाएगा, वो उसका भी तरीका है। भाई जितनी भी हमने एक स्कीम चलाई थी कि जितनी भी जोहड़ हैं 182, ये आप हमें विधानसभा में जाकर देखो, उसमें सारा मेरा रिकॉर्ड में जितनी भी 182 जोहड़ हमने अपने क्षेत्र में बनवानी, वो डेवलप करानी थी तालाब आयोग के माध्यम से। उसमें क्या था कि 6 फुट तक उसमें पाइप पानी भरा रहे और 6 फुट के बाद वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम किया जाए, जो निथरा हुआ पानी है वो नीचे चला जाए और वाटर लेवल बढ़े। इसके अलावा भी मैं आपको और बताता हूँ,
जब तक इसका सबका माई बाप, जैसे कॉलेजों का माई बाप ये यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे यमुना पे बैराज बने छैसा मोहना के यहाँ, तो उस बैराज से क्या है कि पानी रुकेगा, और पानी रुकेगा तो वाटर लेवल ऑटोमेटिकली ऊंचा आएगा। मतलब बहुत सारी स्कीमें हैं। अब सारा गंदा पानी हम, ये जितना भी मलमूत्र है, आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल और यमुना के माध्यम से हमें मिलता है। तो ये हमने जब ये मुद्दा उठाया था विधानसभा में, ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं, कोई वैसे नहीं कि भाई मेरे कहने से या मैं मुझसे, ये सब डॉक्यूमेंट्री वहाँ पे मिल जाएगा विधानसभा में, क्योंकि वहाँ तो हम अगर कोई बात कहते हैं तो उसका हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। एक कमेटी बनवाई, और उस कमेटी में एक चीज़ कही थी कि लगभग 8,000 करोड़ के आसपास का खर्चा था। हम नितिन गडकरी जी से मिले भी थे। उसमें क्या हुआ कि हमने उनसे कहा ये जितना भी ये एरिया है, ये पानी जो हम इन्हें स्वच्छ पानी देते हैं, उसके बाद वो जो पानी आता है सारा सीवरेज का ट्रीटेड वो आता है, मैं इनको ट्रीटमेंट करके आप आगरा कैनाल में और उसमें डालो, यमुना में, जिससे कि बीमारियां कम होंगी। बहुत गंदा पानी आता है इधर। मतलब तो यार पूरे कोई में तरीका थोड़ी यार इसको, मतलब यार ये कौन करेगा। 2 मीटिंग हुई, 3 मीटिंग हुई हमारे पीरियड में, वो एस्टिमेट भी बने, बाकी आज तक उसको फिर आगे किसी ने परस्यू नहीं किया। आपको मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आपके जो कार्यकाल में काम हुए थे उसके बाद जो भी चीजें चल रही थी, जो ऑन ट्रैक थी, वो भी बंद करवा दी गई। मगर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया ना। और बहुत सारी दिमाग में हैं चीज़ें। अब जैसे मान लो दुनिया का 2% कुल मिला करके हमारी आबादी, और 40% मेडल आते हैं हम विश्व स्तर पर। भाई क्यों ना इंटरनेशनल स्टेडियम हमारे यहाँ भी हो। मैंने जियोग्राफिकल बताया कि सारे हाईवेज हमारे यहाँ कर, हाँ। और इंटरनेशनल अगर एक इंटरनेशनल वो बन जाता है स्टेडियम, हाँ। तो आप इसके फ़ायदे समझते हो। हमारे बच्चे, चाहे कोई गांव में से पढ़ने वाला है, उसमें 36 तरह, एक स्टेडियम बनने का मतलब होता है कि वहाँ 100-200 कोच वगैरह भी होंगे, बिल्कुल। हर डिपार्टमेंट का वो होगा, और उसमें बच्चे हमारे तैयारी करेंगे, बच्चे हमारे भी निकलने शुरू हो जाएंगे। भौगोलिक दृष्टि से हम उस वहाँ पे हैं, वहाँ बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर हो सकता है। बाकी करने के पीछे इसमें लड़ाइयाँ तो लड़नी पड़ेंगी। देखिए रोहतक वालों ने कभी हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ने नहीं दिया। अच्छा। टैक्स हमेशा फरीदाबाद, गुड़गांव, डेवलपमेंट हमेशा रोहतक, हिसार। आज वहाँ जहाँ पानी भरा रहता, मेरे क्षेत्र में 15-16 गाँव और क्रीम लोकेशन के हैं। देखिए ततारपुर, देवली, आपका बघोला का, और कुछ हिस्सा पृथले का, फिर आपके आ जाइए भनकपुर, लदियापुर, ये जक्खोपुर, कबूलपुर, ये जो 10-12 गांव है, फिरोजपुर और आलापुर, इतने नज़दीक एरिया के, एनसीआर से, दिल्ली से और फरीदाबाद से नज़दीक है। बाकी क्या है कि वाटर लॉकिंग की प्रॉब्लम है, एक मतलब जो सेम की समस्या जिसे कहते थे ना पहले, जो पानी भर जाता तो वो पानी सूखता भर नहीं। जाता है, वो सूखता नहीं है। अच्छा। हमने 12 ट्यूबवेल उस टाइम पे सिकरोना में लगवाए थे अपने लिए। एक पायलट प्रोजेक्ट था कि मैंने कि इसे टेस्टिंग करो, सोलर से लगवाए, वो सक्सेस भी हो गए। उसके बाद ये इन गांव में कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई। भाई जब तक इन चीज़ों को प्रैक्टिकल नहीं देखोगे, लोग ये ठेकेदारी प्रथा को हमें बंद करना पड़ेगा। ठेकेदारी से आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कौन सी ठेकेदारी? हमारे यहाँ ठेकेदारी 2-3 तरीके की चलती थी, जो मैंने अपने पीरियड में काफ़ी हद तक बंद किया। नौकरियों में ठेकेदारी चलती थी कि कोई अगर 10-20 आदमी ने लेके चला गया, तो विधायक करप्शन का इतना जोर शोर था कि विधायक उन्हीं बच्चों को, मतलब उनके बच्चों को नौकरी लगाते थे। अच्छा। और 90% वाला बच्चा रह जाता था और 70% वाले का नंबर आ जाता था। तो क्या वो अच्छा काम था या बुरा काम था? काम तो बुरा ही था। आपके सामने है। पुलिस में लगते हैं, एक गांव से तो तुम 20-20 बच्चे लगा दो, और एक गांव में एक भी नहीं। क्या उसी गांव में उस टाइम पे हो गया? यार इसका मतलब करप्शन तो यार बहुत ज़्यादा लेवल में, मतलब काबिल बच्चे को छोड़कर और हाँ। अपने नोन को लगा दो। अब एक चीज़ है,
वो आपके यहाँ भी कहीं देखे होंगे, आप भी ग्रामीण अंचल में गए होंगे, देखा हो। समस्या ये नहीं है कि बच्चा आज के दिन, पहले तो पापा की योग्यता देखी जाती थी कि पापा एमएलए के कितने नज़दीक है। आज बच्चे की योग्यता देखता है बाप। उसने कह दिया कि मेरे को अब ठेकेदारी की ज़रूरत नहीं है, बेटा पढ़ लिख ले, नौकरी मिल जाएगी। 1,45,000 नौकरी देना बहुत बड़ी बात है पिछले टेन्योर में। तो यार काम जो करने का सिस्टम है ना, अब पहले क्या था, काई की कोई परेशानी आ गई, भाई फलाने को ढूंढो, फलाने को पंच को बुलाओ। मैंने आज ठेकेदारी प्रथा ख़त्म ही कर दी। तो आप कह रहे हैं कि गांव में एक आदमी ऐसा पंच बना दिया जाता था जो एमएलए के नजदीक है, और उसको ढूंढ के और फिर चलो, ऐसा आप कह रहे हैं? सच्चाई थी अच्छा। कि वो 4 चौधरी पकड़ लिए, मतलब चौधरी मीन्स मतलब जो ठोंडा गांव के। और गांव के, उनके माध्यम से बल फलाने को नहीं लाया। मेरे यहाँ कभी कोई ये शब्द नहीं मिला होगा। अच्छा, आपका क्लियर है कि भाई सामने से सीधे आओ, मेरे पास सीधे आओ। आओ यार, मतलब खुला कौन सा सब। वो है इसमें। भाई ठीक है, ठोंडाने की भी जरूरत होती है, बाकी यार वोट तो सबका लेना होता है। उस गरीब आदमी को बेचारे को सीधा अगर कोई सहायता मिलती है तो क्या बुराई है। ये आज वही नेता, चुनावी दौर है, हर रोज ये कहते फिर रहे हैं कि भाई अब की बार हम सबसे मिलेंगे। मतलब पहले तो नहीं मिले थे। पहले तो वहाँ ये था कि भाई फलाने को नहीं लाया, फलाने को नहीं लाया। अब क्या ऐसा दिक्कत आ गई कि भाई अब मतलब सबको मिलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। अब धीरे धीरे जो माहौल बदल रहा है ना, उसमें बदलाव की तो आवश्यकता। आपको लगता है कि जो 5 साल आपने काम किया वो बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद भी जरूरत थी, अगर मौका मिलता तो हम और उसको अच्छे लेवल पे लेके जाते? देखो भाई साहब, जहाँ तक विकास की बात है ना, ये एक दिन में ना पूरा हो सकता है, ना एक दिन में कंप्लीट हो सकता है, किसी तरीके से वो हो सकता है। ये विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जो चलती रहेगी हमेशा। चलती रहेगी। कोई कहे ना पढ़ाई मैंने पूरी कर ली, पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती, चलती रहती। ये तो कोई सच भी है। बच्चा अगर मान लो कहे कि भाई मैंने डिग्री हासिल कर ली, तजर्बे की भी डिग्री होती है। हर आदमी से सीखने का मौका मिलता है। कई बार हम देखते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे हमें मतलब जाना इसमें मोबाइल में चीज़ें बताते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यार हम पे तो नहीं आता, तू बेटा बता दे। ये चीज़ें रही बात ये, देखो कभी भी संतुष्टि करना, अगर क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़नी है तब मजबूती दिखानी पड़ेगी। हमने अब कई बार कहते थे, मेरे साथी बड़े वो आप पार्टी के विरोध में बोलते, मैं पार्टी के विरोध में कभी नहीं बोलता, मैं डिसीजनों के विरोध में बोलता हूँ। सही है। और आज भी कह रहा हूँ कि जो हमारे गलत डिसीजन हुए हम आगे चल कर उन्हें ठीक करवाएंगे। पार्टी के डिसीजंस की आप बात कर रहे हैं? पार्टी के डिसीजन नहीं। देखिए कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। अब एक बात बताओ, 8 गांव हमारे यहाँ ले लिए नगर निगम में, ठीक है। वहाँ 4 गांव पलवल में नगर पालिका में ले लिए। उनमें हम पैसा भेज नहीं सकते, ठीक है। भेजते थे तो उसे बीच में खा जाते थे वो नगर निगम वाले ही, वो और नगर पालिका वाले। भाई मेरे गांव का जिनमें सेल्फ फाइनेंसिंग पंचायतें थी, वो क्यों तुमने नगर निगम में लगाए? या तो उनमें फैसिलिटीज दो। बिल्कुल सही बात। आज मैं 2 साल से झाड़ू लेके कोई नहीं पहुंचता। 200 से 400 करोड़ रुपया था उनमें, तो गलत डिसीजन हुए ना। बिल्कुल। आज मान लो कोई कहने लगे कि भाई फरीदाबाद के कूड़े को हम पृथले में बना रहे हैं कोई डंपिंग यार्ड, मैं तो नहीं बनने दूंगा, चाहे पार्टी में कितना भी लड़ाई लड़नी पड़े। सही बात है। क्यों बनने दे भाई? मेरे घर में आके तुम दूसरे की गंदगी को मेरे घर में क्यों डालोगे भाई? बिल्कुल सही बात। क्या जायज गलत है क्या ये? जायज बात है। मैंने मैंने पार्टी वालों से कहा कि आप, मैं आज भी कह रहा हूँ, जो अगर मान लो मेरे क्षेत्र के साथ कभी अन्याय होगा, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो भाई उसकी लड़ाई तो मैं लड़ना अपना दायित्व समझता हूँ। मैं इसमें गलत नहीं हूँ। तो शर्मा जी एक मेरे को बात समझाओ, एज अ पॉलिटिशियन, आपके जब आप पावर में होते हो और जब आप पावर में नहीं होते हो, तो आपकी दिनचर्या पे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो भाई, मेरी दिनचर्या में तो खैर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो पावर में होता था तब भी वही टाइम जगने का रहता है, चाहे यहाँ रहें, चंडीगढ़ रहें या इलाके में रहें। एक दिनचर्या में इतना ज़रूर हो जाता है कि उस टाइम पे जिम्मेदारियाँ मीटिंग वगैरह की ज़्यादा हो जाती हैं, भागने दौड़ने की। जैसे चंडीगढ़ जाना है, कहीं अन्य जगह पे जो पार्टी ड्यूटी लगाती है या सरकारी का प्रोग्राम होते हैं। अब ये है कि अब आते हैं,
सवेरे 2-3 घंटे ऑफिस बैठते हैं, सारे दिन इलाके में पहले भी रहते थे, आज भी रहते हैं। अच्छा, आप कंटिन्यू घूमते रहते हैं। मेरे अंदाजे मेरा ऑफिस ऐसा है पृथला विधानसभा क्षेत्र ने पूरे फरीदाबाद के अंदर, जो 365 के 65 दिन खुलता है, 24/7 खुला रहता है। 24 घंटे वहाँ 2-4 आदमी हमेशा मिलेंगे, चाहे रात को 2 बजे भी चले जाओ। अरे वाह, तो बातें सुनने के लिए वो हमेशा रेडी है। बातें नहीं, बातें तो चलो मेरे से होंगे या मेरे से जो कोई मेरे साथी हों कुली होंगे वो करेंगे। बाकी कोई जाएगा ना तो उसे ये नहीं कह सकते कि भाई उसका ऑफिस पर कोई वहाँ रजिस्टर रखे हुए हैं, कोई लिख के चला है, तो उसका भी हम एक्शन लेते हैं। आपके तजुर्बे के हिसाब से इस बार हरियाणा की जनता के मन में क्या है इलेक्शंस को लेके? एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि ये जितने भी हैं ना, कि हमने 5 सीटें जीत ली, इसलिए वे अब की बार हम बराबरी पे आएंगे। वो जीतने की बात नहीं करते, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, कांग्रेस कांग्रेस वाले। अच्छा। कांग्रेस वालों को ऐसा लग रहा है कि तुमने 5 सीटें जीत ली। उस टाइम पे 2-3 इशू बने। एक सबसे बड़ा नैरेटिव किया गया कि भाई अगर मान लो बीजेपी आती है तो संविधान को बदल देंगे। हाँ, ये तानाशाही का कुछ बातें चल रही थी कि तानाशाही आ रही है धीरे धीरे देश में। जबकि सच्चाई ये है कि ना तो संविधान कोई बीजेपी बदल सकती, ना कांग्रेस बदल सकती, ना कोई और पार्टी बदल सकती। बाबा साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो लिखा था संविधान, वो किसी से छुपा हुआ नहीं, वो हर चीज़ को हमारे अधिकारों को देता है। तो यार ऐसी डिक्टेटरशिप यहाँ कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश तो ये है नहीं। दूसरा, उससे क्या हुआ कि हमारा दलित वर्ग में एक नैरेटिव सेट हो गया कि नहीं, हम बीजेपी को नहीं आने देंगे। दूसरा क्या था कि जो किसानों का आंदोलन चला और उसके अंदर जब नहीं, किसानों के दिमाग में एक चीज़ आई, नहीं भाई हमारे ये जबकि कानून वो ठीक थे, और आज 24 फसलों पे एमएसपी देने की जो घोषणा की है वो भी आज हरियाणा गवर्नमेंट ने की है। पहला देश है ये, प्रदेश है अपने हिसाब से, उसका भी एक गुस्सा था। इसके अलावा आदमी कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी आती है। बाकी मैं नहीं समझता कि वो सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, उसके बावजूद भी मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और आज भी नीयत जो लेकर के चल रहे हैं वो डेवलपमेंट की तरफ ही, इस देश को बचाने के लिए मोदी जैसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। आज अगर हमारे बगल में बांग्लादेश में क्या हुआ है, मार काट चारों तरफ से बुरा हाल। आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री यहाँ इंडिया में शरण लेती है। कल प्रधानमंत्री जी कीव में गए। आज रसिया है चाहे यूक्रेन है, सबके दिमाग में एक है कि भाई एक इतना बड़ा देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री आ रहा है। उन्होंने युद्ध विराम भी किया और धीरे धीरे उस बात को आगे ठीक भी करने की कोशिश की जा रही है। वो बातचीत चल रही है उनकी, बातचीत चल रही है। ये पहले इस देश के बारे में कौन सोचता था? आज तो यूक्रेन ने भी खुद से ही आगे से आके बोला है कि इंडिया अगर हमारे मीडिएटर बने तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई विश्वास जो है ना, जैसे बैंक भी लोन देता है ना, वो गारंटर की बैलेंस शीट ये जरूर देख लेता है, इसकी गारंटी तो मैं ले रहा हूँ, ये कुछ देगा भी नहीं देगा। आज इंडिया का विश्व स्तर पर नाम कब हुआ? देश तो ये 75 साल 78 साल हो गए आज़ाद हुए। करेक्ट। आज देश को यहाँ तक ले जाने में जो प्रधानमंत्री जी का मेन जो सहयोग रहा है इस देश को यहाँ तक बढ़ाने में, उसके लिए वाकई हम धन्यवादी हैं। तो शर्मा जी, आपको क्या लगता है जो अभी वेस्ट बंगाल में हुआ है, पूरा देश उससे प्रभावित हुआ है कि ये हुआ क्या? जो ये आरजे कर कॉलेज में हुआ है, अगर आपने न्यूज़ देखी हो। मैंने देखा है। हाँ, तो उसमें जो प्रोटेस्ट चल रहा है डॉक्टरों का, उससे आप क्या समझते हैं? और दूसरी चीज़, प्रोटेस्ट शांति से चल रहा था, उसके बाद 2000 लोग वेस्ट बंगाल से पता नहीं कहाँ से आते हैं और वो तोड़फोड़ मचाते हैं, जिसकी वजह से 144 धारा लगा दी जाती है। देखिए, आज 144 लगा दें तो इसका मतलब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर तो फेल है। हाँ, उस प्रदेश के अंदर उस मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर तो फेल है। 2000 आदमी इकट्ठा होता है, ऐसे तो हो नहीं सकता।
नहीं हो सकता ना, मतलब वो प्री प्लान्ड होगी कोई ना कोई। और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो इस माहौल को, वो सॉरी, वहाँ के चीफ मिनिस्टर की, ममता बनर्जी जी। ममता बनर्जी की, तो वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है और उसको सीरियसली देखना चाहिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें। अगर मान लो वहाँ कुछ भी हो, चाहे राष्ट्रपति शासन लगाएं या एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से दुरुस्त करें, वो तो हायर लेवल की बातें हैं, वो हमारे आपके लेवल पर नहीं बात हो सकती। बाकी वो तो अपना देख ही रहे होंगे। ये सब चीज़ें भाई जब तक मन साफ नहीं होगा ना, ये जब तक नेता लोगों के दिमाग में अपने आप को देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, क्षेत्र के प्रति, अपने घर परिवार की तरह कैसे जैसे समर्पित रहते हैं ना, जब तक आप नहीं रहोगे देश में नुकसान होता रहेगा। शर्मा जी, आप जन्मदिन मनाते हैं अपना? बच्चे मना लेते हैं जी, मैंने तो कभी मनाया नहीं। और जन्मदिन भी हमारा तो जो है ना, बड़े बुजुर्गों ने जैसा होगा कि भाई वो जो डेट लिखी है उसी को मानते हैं, एडजेक्ट हम तो नहीं मान सकते इसको। अच्छा, मतलब कंफर्म नहीं है कि किस दिन वो डेट यार कौन सी पहले थी? ऐसे ही होता था कि बड़े बुजुर्गों ने जो लिखवा दिया वही डेट है, उसी को लकीर पीटते आ रहे हैं। कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब एक पॉलिटिशियन कैसे सेलिब्रेट करता है अपना जन्मदिन? मैं कोई सेलिब्रेट, वहाँ बच्चे जो है ना, अब ये जब से मैं एमएलए बना हूँ ना, मैं तो बहुत सिंपल सा आदमी हूँ। मतलब जो है ना, बच्चे हमारे ज़रूर वहाँ शाम को केक वेक मंगाए। आजकल वो सारे, क्योंकि अब भाई उनका भी कसूर नहीं है, बच्चे हमारे इस क्षेत्र के भी हमारे ही बच्चे हैं भाई, वो सेलिब्रेट करने उनका अधिकार नहीं है क्या? हमारे में तो खाली उन 3 बच्चों का ही है। सही बात है। तो इसलिए वो कई बार चलता रहता है भाई, ये तो सब जो है ना जीवन का है, अपना आराम से। नेताजी, कोई मेरी गलत बात लगे तो मेरे को है ना कैमरे के बाद धमका लेना। अगर कोई बात उल्टी सुल्टी यार लगे, एक क्या बात पूछ रहा बताओ, है? धमकाने की क्या है? कैमरे में कोई हम कोई ऐसा कोई गलत बात नहीं कर रहे। और आपने, जब तक, मैं तो एक चीज़ कहता हूँ भाई, आप जैसे नौजवान साथी क्लियर कट बात नहीं करोगे ना, तब तक ये जो राजनीतिक लोग हैं ना, ये भी काबू में नहीं आएंगे। बिल्कुल। अब तो क्वेश्चनरी होने लगी, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। और मैं उन साथियों से कहता भी हूँ, चलो भाई मेरे से अच्छा काम तुमने किए, तो आओ एक दिन बहस करते हैं। डिबेट पे बैठते हैं सारे बैठ के। तीनों बैठते हैं, 3 एमएलए बने, और कोई चौथा किसी का मन हो तो वो भी आ जाए। अगर मेरी गलतियां बताए, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने पिछली बार चुनाव छोड़ा था, हाँ, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? सही बात है। अगर मान लो कोई सच्चाई बताए, सही, कहीं मान लो भ्रष्टाचार में 32 साल हो गए मेरे को राजनीति करते हुए, आज तक कोई माई का लाल 2 रुपये का दागी बता दे। लोगों पर ठेकेदारी के और उनके वो एलिगेशन लगते हैं कि भाई ठेकेदारी अपना भेजते हैं, ठेकेदार अपने परिवार के भाइयों को बना देते हैं, किसी को कर देते हैं, अपने साथियों को बना। मैंने कभी ठेकेदार नहीं बनाया। सीधा सीधा कोई सरपंच कह दे, किसी से 10 पैसे का वो हो, क्योंकि आदमी का, देखिए मैं आपको एक और बताऊं राहुल, मैं कहूँ ना कहूँ, मेरे हाव भाव जरूर बता देते हैं कि मैं इलेक्शन से पहले क्या था, इलेक्शन बनने के बाद में क्या बना, इलेक्शन जीतने के बाद मैंने क्या असेट्स कमाई। भाई वही 250 गज की कोठी है, 37 सेक्टर में है। हाँ, मैंने कमाया, एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कमाई है। मैंने अपने बिटियाओं को इतना सक्षम जरूर बनाया है कि वो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। कहते ना, देखो कई चीज़ें बड़े बुजुर्ग या जना, ये शायद अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना जो इसे पिएगा वो उतना ही ताकतवर बनेगा। बिल्कुल सही बात। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, ना तो कोई उसे बांट सकता, ना कुछ कर सकता। अगर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। आज शिक्षित हो आप, जब भी तो ये चीज़ यहाँ तक लेके आए हो। अगर आप जैसे साथी वैसे होते तो आप क्या, हमारा इंटरव्यू की चले कि आप कहाँ ये टेक्नोलॉजी में ले पाते। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि जिस तरीके से मॉडिफिकेशन की तरफ जो दुनिया जा रही है, उस माहौल में ढालो। और कोई गलती है तो उसके मुंह पे कहना शुरू करो। जब तक गलती नहीं कहोगे ना, खाली इलेक्शनों में अभी एक नया ट्रेंड चल गया है, अरे तुम उनसे विजन तो पूछो, क्या कहना चाहते हो तुम? अभी तो यही पता नहीं उन्होंने तुम करना क्या चाहते हो। मैंने 3-4 समस्याएं आपको बताई, ये बताओ
आपको मैंने कोई गलत तरीके से कहा? नहीं, गांव की जो समस्याएं हैं, करेक्ट, एक्यूरेट। अब देखो बड़े बड़े गांव हैं, वहाँ क्या है, पानी की समस्या सबसे बड़ी है कि पानी समरसीबल से छोड़ देते हैं और उनमें पानी भरा रहता है परमानेंट। बिल्कुल। वहाँ भी एक सिस्टम हो सकता है हम्म भी चारों तरफ बड़ी नाली बन के, हम्म बड़ी नाली बन के हम्म 3-4 फुट की, और उस पानी को एक जगह एकत्रित करके हम्म मैंने वाटर हार्वेस्टिंग के लेवल से या उसे खेती बाड़ी में यूज़ किया जाए। तो पानी का भी लॉस नहीं पानी होगा, का भी लॉस नहीं होगा और मतलब जो है ना जो गंदगी फैलती थी गंदगी वो फैलती है वो भी नहीं होगी। बाकी इन सब चीज़ों के लिए अब गवर्नमेंट ने पोर्टल सिस्टम लागू किया था, पोर्टल सिस्टम चालू किया हुआ है। इसके लिए बड़ी समस्या क्या है, कोई चीज़ कराना है तो शहर जाना पड़ेगा। हम्म भाई 1-2 आदमी परमानेंट रख करके एक गांव के अंदर और सारे पोर्टलों का सिस्टम हम्म ग्राम सचिवालय में बन जाए, हम्म 2 आदमी 3 आदमी जो सरकार के हैं परमानेंट वहाँ बैठे, तो मैं गारंटी की बात है, और उनका टाइमिंग ऐसा हो 10 से 5 नहीं, सवेरे चाहे 6 बजे 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक, दिन में 4 घंटे वो रेस्ट कर लें, फिर शाम को 4 बजे से लेकर 8-9 बजे तक। 2 चीज़ें होंगी उसमें, एक तो नौकरी पेशा वाला आदमी है वो सवेरे काम करवा सकता है, शाम करा सकता है, बाकी जो गांव के लोग हैं वो अपने उस पीरियड में कराएं। तो ये 3-4 आदमी के से पूरा गांव की पूरी जन्म कुंडली उनके हाथ में होगी, चाहे उन्हें वृद्धावस्था पेंशन बनानी हो या खेती बाड़ी का कोई वो कराना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, वोटर कार्ड बनवाना हो, अपनी सबके जमीन लिए के- इजी हो जाएंगे सारी इजी चीजें। हो जाएगा। और जहाँ छोटे गांव वहाँ 2 गाँव कर दो, बिल्कुल। जब तक सरकार ये चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली, इतना पैसा हम वैसे भी खर्च करते हैं। देखिए सरकार ने जैसे पटवारी लगा रखे हैं या ग्राम सचिव लगा रखे हैं, या उनको एक जगह इकट्ठा करके परमानेंट उनके लिए उन्हीं से काम लिया जा सकता है। सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। शर्मा जी, जीवन में आपका गोल क्या है, मतलब नहीं सपना क्या है आपका कि एक पॉलिटिशियन का कि भाई मैं एक दिन ये बन जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा बिल्कुल, ना सबसे बड़ी खुशी। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। सुन लो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप गलत फहमी मत रहना। मेरा जीवन में सपना कोई ऐसा नहीं है कि मैं अगर मान लो MP बन जाऊँ, मैं मंत्री बन जाऊँ जैसा, यार ठीक है। जो एक बात बताइए, ये सपना कम है मैं कहाँ से निकल के कहाँ पहुँच गया। हाँ भाई बिल्कुल, बहुतों के लिए ये बहुत बड़ा सपना ही यार, वो भाई सपना ही रह जाता है। एक बात बताऊँ, 2.5 करोड़ की जनता में और 90 विधायकों में एक, यार ना मेरे पिताजी कोई पॉलिटिशियन थे ना संतुष्टि। तो देखिए आप किसी चीज़ में भी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अटल जी ने जो कहा था 100 करोड़ से ऊपर भी। आपको मैं बताऊं, सपना कतई ये है कि जनता जनार्दन जहाँ जितने दिन हैं हमारा, अगर मान लो हम 10% खुश हैं तो 8% खुश तो कम से कम वो जनता भी रहे। किसी तरीक़ा से कुछ तो भावनात्मक लगाव रखो जिससे कि आगे चल के लोगों में सपने, क्या बड़ा बनने का यही तरीका है कि मैं MP बनाऊं, MLA बनाऊं, मंत्री बनूं और वो बनूं? मैं नहीं समझता। मैंने पिछली बार चुनाव भी छोड़ दिया था। हाँ छोड़ा आपने। मेरे को अगर मान लो मेरा ये सपना होता, मैं ये नहीं है भाई मैं एक बार, अरे ठीक है कोई ईश्वर अगर समय देगा और सेवा करेंगे, ना दे मत दो भाई, उसमें पब्लिक की अपनी मर्जी है, हम तो संतुष्ट हैं भाई अपने जीवन से। अभी उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 65 में लग गया। 65 के आप हो गए, तो रिटायरमेंट का क्या प्लान है? बस 1-2 बार और। अच्छा। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, जिन पता न कब हो जाए। ये रिटायरमेंट का तो आजकल हम देखते हैं, रिटायरमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई इसको हम, पॉलिटिशियन तो नहीं रिटायर होते जो तो 100 साल तक भी उनकी मनोकामना और मन इच्छा होती है। बाकी नहीं यार, जब तक 1-2 योजना और देखेंगे और फिर अपना, नहीं, अगर मान लो वो भी ईश्वर ने ठीक रखे तो हाँ तंदुरुस्त रहे और सब कुछ सही। सब कुछ। मैं जिस दिन अगर अपने आप को असक्षम मानूंगा, मैं महसूस करूंगा, मैं उस दिन राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अभी मेरी नीयत है, मेरी नीति है और मेरा लगाव भी है। एक जरूर इच्छा है कि यार हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा काम हो जाए जैसे अब ये पिछली बार जो किए आगे, और एक मतलब जो मैंने 3-4 प्लानिंग बनाई है आपको बताई, मैंने 24 पॉइंट प्रोग्राम रखा है। एक ये सिस्टम बैठ जाए
तो उसके बाद हमारे क्षेत्र का ये अपने आप ही ठीक रहेगा। डेवलपमेंट की तरफ बहुत बढ़िया जा रहा अब है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नियत ठीक रखो यार, सब ठीक रहेगा। शर्मा जी, कुछ लोग कहते हैं कि आपका जो थोड़ा फेवर है वो पंडितों की तरफ ज्यादा होता है, ऐसा क्या मतलब आपका कहना है इसके ऊपर? देखो भाई, कोई जहाँ तक अगर मेरे पे भी ये एलिगेशन लगाता है ना, तो मैं समझता हूँ वो सामाजिक दायित्व को निभाने में कमी कर रहा है। रिश्तेदारी मेरी जरूर ब्राह्मणों में ही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कहूँ कि वे ब्राह्मणों में, बाकी मेरे यहाँ ना तो मैंने जाति बिरादरी पूछी जाती, ना मैंने गांव का वोट का पूछा जाता, ना मैं कभी किसी के, मेरे आप ऑफिस पे जाके देखिए, शायद 36 बिरादरी का लोग मिलेगा। और जो मेरे साथ में जो है ना घर बैठे, इस जवान में ना हड्डी नहीं होती। सबका अधिकार है कुछ भी बोलना। वो कुछ भी बोल दो। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि ब्राह्मणों का तो मैंने इतना फेवर क्या कर दिया, और मैंने किसी दूसरी बिरादरी का नुकसान क्या कर दिया। ये बेकार की बात है ना। जिनकी जैसी बुद्धि होती है वो उस हिसाब से चलते हैं। मेरे यहाँ सबका सम्मान होता है। मैं ये नहीं है आपके यहाँ बैठा हूँ तो आपको बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल जाके बिना किसी एक कैमरा लगा के ले जाओ, सीक्रेट जो कैमरा है ना, जो चोरी वाले रहे हैं आजकल, चलते हैं। तो वहाँ ले जाओ। और अब तो इस टाइम पे तो भीड़ भाड़ 100 200 500 आदमी तो वो मिल ही जाएगा। आप जाके उनसे बात तो करो, पूछो तो सही। और आप मतलब कोई ऐसी बात भी लेके जाना, फिर पता लगेगा कि वाकई ये अनर्गल बातें करना लोगों की एक आदत बन चुकी है, और कुछ मिलता नहीं मेरे खिलाफ। दिक्कत ये है ना तो मैंने कोई कोठी बनाई, ना मैंने कई बालक लगाए अपने बच्चे, ना मैंने व्यक्तिगत तौर पर किसी से लोन लिया, ना मैंने व्यक्तिगत तौर पर किसी से रिश्वत ली। 32-33 साल में कोई एलिगेशन लगा नहीं पाए। उसके बावजूद मतलब अब उन पे यही काम है। अब ये इतना तो कहने का अधिकार उन्हें भी है ना। ऐसे क्यों यार, इतना ऐसे क्या उन्हें बिल्कुल नहीं बोलने दोगे आप? वो बोलते हैं हमने अपने हलके में, और पूरा जब तक हम मतलब सत्ता में थे, सबसे ज्यादा पुलिस में लोग, सबसे ज्यादा नौकरियां हमने अपने यहाँ से लगाई, जितने भी अब तक एमएलए रहे हैं। तो ऐसा क्या मतलब लगता है आपको इसमें? अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। मैं वो आपके जो विरोधी समझ लो, मैं कॉम्पिटिटर नहीं, समझ लो। विरोधी तो कोई नहीं होता। हाँ, वो तो उनकी अपनी वो सोच है, बोलते, मैं तो हाँ, विरोधी नहीं मानता उन्हें। समझ गया। तो आपसे जो दूसरी पार्टी है आप वो बोलते मेरे हैं। को एक बात बताइए। देखो, आपने बहुत बढ़िया बात कही। हमारे टाइम में, बीजेपी के टाइम में 3 भर्तियां हुई हैं, बड़ी बड़ी। उसमें एक गांव से कहीं 25 बच्चे लगते थे, 12 बच्चे 13 बच्चे लगते देखे, सुना है? एक एक दो दो तीन तीन, पता ना किस योग्यता के अनुसार लग जाए, वो उसके ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल। हमारे यहाँ 2 ही गांवों से 25 बच्चे लग गए। यार वो बटालियन वहीं से आई थी क्या सीधी भर्ती करने के लिए? यार और भी तो बड़े बड़े गांव हैं। देखो मैं बताऊं क्या, अलालपुर जनौली को छोड़ दो, मतलब छैंसा भी बड़ा गांव है, मोहना भी बड़ा गांव है, इधर आ जाइए दयालपुर भी बड़ा गांव है, पृथला भी बड़ा गांव है। यार कम से कम कुछ तो इंसानियत बरतो। इंसानियत देखो, वो कहते हैं कि भाई जातिवाद, उन लोगों को इतना समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाहते हैं। मैंने एक ही बात बताई, आज की डेट के अंदर कोई सब इंस्पेक्टर भी लगता है तो वो अपनी योग्यता पर लगता है, हमारे कहने से कोई नहीं लगता। एक शायद लड़का बघौला का था, बहुत गरीब परिवार से था, दलित समाज से। मैं पूछने लगा भैया क्या हाल है? कहने लगा अंकल मैं मतलब जो है ना सब इंस्पेक्टर लग गया हूँ। पहले सब इंस्पेक्टर के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत लेते थे। बिल्कुल। ये रिश्वतखोरी है ना, इस सरकार ने बंद कर दी। इससे न चिढ़ाने और कुछ ना है। ये काम की बात करें, अरे 1,20,000 अभी एम्प्लॉय जो इनके टाइम के बने हुए थे वो रेगुलराइज कर दिए। भाई हर तरफ से डेवलपमेंट की ब्यार चलने लगी। आज कहते हैं कि ये फलाना फलाना फलाना, अरे तुम कोई यूनिवर्सिटी नहीं लाए? अरे हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी लेकर के आए हम। वो तुम अपने पीरियड का काम तो बताओ, तुम कितने इंस्टीट्यूट लेकर के आए? तेने 500-700 बच्चे लगाए, 4,000 बच्चे तब तक एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी से लग चुके, और हर साल लगेंगे। पौधा ऐसा लगाओ जो फल लंबा दे। खा के फेंक के मतलब जो है ना वो करना, वो अच्छा नहीं है। इन लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है। ये मतलब अपने आप लोग कह रहे हैं कि कुछ कुछ कहीं पे अगर पौधे लगे भी हैं तो अपने अपने घरों में लगाए गए हैं। घरे हम लगाएं, वो अपना जो है ना। आज एक बात बताओ, मैं देखो खुल के बताऊँ आप,
नायब तहसीलदार लगाई एक विधायक ने अपने पुत्रवधू, हम्म एक वो टीचर लगाई। हम्म क्या मेरे बच्चों से ज़्यादा पढ़े लिखे थे? सही बात। अगर करप्शन का बोलबाला होता हम्म तो मैं तो अपने बच्चों को सबसे पहले लगाता। बिल्कुल जायज। मतलब अपने सीमा को एक कुंडली बना ली कि इसमें मेरे समर्थक और इसमें मैं और मेरे समर्थक और मेरा परिवार। हम्म मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब पूरे क्षेत्र को अपना परिवार समझ के तब काम होना चाहिए। ठीक है यार, तुम 2-4% तो ऊपर नीचे कर लो, बाकी 100 के 100% मतलब जना अंधेर गर्दी करोगे। गलत बात। चलो बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी, आप हमारे नहीं, मेरे से पॉडकास्ट तो पर आप आए। जितना मर्जी हो मतलब जना आप तीखे क्वेश्चन पूछो, मेरे बारे में पूछो, मेरे परिवार के बारे में पूछो, मेरे गलत बातों के बारे में पूछो, मैं इस चीज़ में घबराता नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि जितने तीखे क्वेश्चन करोगे, इन राजनीतिक लोगों की अकल है ना, वो ठीक होगी। बिल्कुल सही बात। कई बार हमें मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, आओ सामने बैठो, आप भी अपना पोथी पत्र ले आओ, जन्म पत्र ले आओ, हम भी बैठेंगे और जो जनता जनार्दन देखे जैसे आपने अब लाइव कर रखा है, और उसके बाद अपना फैसला ले। अच्छा, अब अगर मैं दूसरी पार्टी के मेंबर जैसे आपके पास आए हैं अभी, ऐसे उनके पास जाऊं तो ये क्वेश्चन पूछ लूं डायरेक्ट जाके, हाँ। बोल दूं, डिबेट के लिए बोल दूं? बिल्कुल उनसे बोलिए, आमने सामने बैठ करके विद प्रूफ हाँ, वो बात करते हैं। वो करें। शोर मचाने से तो होगा नहीं। क्या करते हैं, जब किसी से कुछ होता नहीं है ना, वो वहाँ जा कर के आप जैसे स्टूडियो में शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और वो सोचते हैं कि इस शोर मचाने से ये जनता जनार्दन की आवाज़ को दबा सकते हो। आओ ना, सामने बैठ के बहस करो, 5 मिनट उन्हें दो, 5 मिनट मैं देता हूँ, 5 मिनट और तीसरे को दो, उसके बाद फिर कंक्लूजन पब्लिक निकाले। बिल्कुल सही बात है। किसने काम किए किसने नहीं किए। खालिश न्यों कह के भाई कोरोना में हमें मतलब टाइम नहीं मिला। अरे कोरोना में तो मतलब जाने ये कौन सा कोई कोरोना परमानेंट थोड़ी रहा है। ये तो 2-4-6 महीने का रहा, 2-4-6 महीने का 2 साल में रहा। परेशानियाँ आई हैं, देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। बाकी उसको लेकर के आप एक्सक्यूज थोड़ी मांग सकते हो। चीज़ तो जो है ना, लोगों की नीयत और नीति जब तक स्पष्ट नहीं होंगी ना भाई साहब, नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आगे चल के लोग बाग उस पर विश्वास कर सकें। तो इन केस अगर आप एमएलए बन जाते अपने एरिया के, उसके बाद भी आएंगे या फिर हमको बुलाएंगे अपने वहाँ ऑफिस में? यार मैं सिंपल सा आदमी हूँ, सुनो मेरी बात। स्टूडियो में आने की, वहाँ बुलाने की, मेरे को रास्ते में खड़े होकर के कहीं सामाजिक दृष्टि से जहाँ आप उचित समझो वहाँ बुला लेना। मैं कोई ऐसे बात तो है नहीं, मैं कोई एमएलए बनने के बाद मेरे में कोई अलग से वो लग जाएंगे पंख। सब सेम रहेगा। साहब यार ऐसे ही चलता रहा है, ऐसे ही चलेगा, ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। धन्यवाद भाई। हमारे दर्शकों को भी, जितने भी दर्शक हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये भाई हमारा एक नया वो लेकर के आए हैं, मैं इसके लिए वाकई इनका दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। और आगे चल के उम्मीद भी रखता हूँ कि ये जो चैनल है एक अलग अपना माहौल बनाए और मन की बातों को इसी तरीके से निकलवाओ जिससे कि लोगों को ये तो पता लगे भाई वाकई काम करने की नीयत भी है या वैसे खाली ड्रामा है। ठीक है दोस्तों, राम राम। राम राम जी।